उपलब्ध है टाटा। इस खबरें देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सीकर में एक लोहा व्यापारी की स्कॉर्पियो और 9 लाख रुपए से भरा बैग लूटने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 7,90,000 रुपए बरामद भी कर लिए हैं। आपको बता दें कि इस लूट के मुख्य सरगना आशीष जाट के घर से 7,10,000 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं 80,000 रुपए हंसराज के घर से बरामद किए गए हैं। खास बात यह कि दोनों आरोपियों ने 10 दिन में ही करीब 70,000 रुपए खाने पीने और शराब आदि में खर्च किए हैं। इस बारे में भी जांच की जा रही है कि उन्होंने ये पैसे किसी और रिश्तेदार को तो नहीं दिए हैं। उद्योग नगर पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने स्कॉर्पियो गाड़ी लूटने के तुरंत बाद उसकी नंबर प्लेट हटा दी थी। इसके बाद कच्चे रास्तों से भाग निकले थे। गाड़ी को मुख्य सरगना आशीष ने अपने पिता के वर्कशॉप में खड़ा कर दिया था। इसके बाद गाड़ी को चारों ओर से कवर कर ढक दिया था, जिससे कि किसी को शक न हो और कोई बाहर से गाड़ी की पहचान न कर सके। 20 अक्टूबर को संपत्ति ट्रेडर्स के मालिक सावनमल अपनी स्कॉर्पियो या अपने दोस्त के साथ दुकान बढ़ा करके जा रहे थे। गाड़ी में कैश था, स्कॉर्पियो गाड़ी थी। उस गाड़ी को अज्ञात बदमाशान उनके दोस्त को धक्का मार करके और लूट ले गए थे। इस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। 2 मुलजिम इसमें अरेस्ट किए, जिसमें एक बापर्दा है और एक हंसराज और आशीष को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक कैंपर गाड़ी और वारदात की रेकी में ली गई मोटरसाइकिल और 7,90,000 रुपए और 2 मोबाइल बरामद किए। मुंह छिपाए ये शख्स पिछले 38 दिनों से पाली जिले की 2 अक्टूबर से लगातार इसे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब ये जाकर हाथ आया है। प्रदीप राव नाम का ये आरोपी 2 अक्टूबर को खिनावड़ी गांव में भरत भूषण को गोली मारकर अपने साथी के साथ फरार हो गया था। फरार होने के बाद इसने अपने गांव के एक शख्स को पिस्टल दिखाकर उसकी बाइक भी लूट ली थी। पुलिस का कहना है कि प्रदीप राव बहुत ही शातिर है और हमेशा अपने साथ पिस्टल रखता है। इस वजह से उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। पुलिस को कुछ दिन पहले उसके गुजरात के बनासकांठा में होने की खबर मिली थी। इसके बाद पाली पुलिस ने एक टीम बनासकांठा भेजी थी, जिसने प्रदीप को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। हमको इसकी सूचना मिली कि ये अभी इसका कहीं मुखबिर है कि ये गुजरात की तरफ इसका अभी रहना पाया गया। तो SHO के नेतृत्व में और इनके साथ टीम में हेड कांस्टेबल मनोहर खोजा और कांस्टेबल रमेश और दलीप, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की करके वह गुजरात भेजी गई और इन्होंने अलग जगह जगह दबिश देके और आज इसको गुजरात से जो प्रदीप राव है उसको हमने दस्तयाब किया है, उसको वहाँ बापर्दा गिरफ्तार किया है। ऊपर से जो बोरी गेहूं की नजर आ रही है, जिस बोरी पर गेहूं का वजन और उसकी क्वालिटी लिखा है, उस बोरी के अंदर का सच देखकर हैरान रह जाएंगे। देखिए इस बोरी को खोलने पर इसके अंदर गेहूं के अंदर क्या निकलता है। रह गए ना हैरान आप। गेहूं की बोरी में जो मिट्टी जैसा नजर आ रहा है, दरअसल वो मिट्टी और बजरी ही है। ये वीडियो आजकल 12 में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 12 जिले के एक व्यापारी आसपास के इलाकों से गेहूं मंगाकर उन्हें गुड्स ट्रेन के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। कुछ दिन पहले जब वो गेहूं की बोरियों में लोडिंग कर रहे थे तो उसे गेहूं की बोरियों पर शक हुआ और जब उसने गेहूं की बोरी काट कर देखी तो गेहूं के अंदर भारी मात्रा में मिट्टी और बजरी भरी थी। गेहूं की बोरियों में मिट्टी और बजरी मिलाने की करतूत का सबूत देखकर हर किसी के होश उड़ गए हैं और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उस शख्स का पता लगाया जाए जो इस व्यापारी तक गेहूं की जगह बोरियों में मिट्टी भरकर भेज रहा है। टोंक जिले के निवाई उपखंड में नोहटा के आसपास के लोग दहशत में हैं। दरअसल यहाँ आसपास के पहाड़ों पर अवैध खनन वन विभाग के लिए मुसीबत बना हुआ था, तो अब यहाँ पैंथर के कुनबे के आबाद होने से गांव वाले खौफजदा हैं। आपको बता दें कि नोहटा का ये पहाड़ अवैध खनन की वजह से बर्बाद हो चुका है। ना यहाँ ढंग का जंगल है और ना ऐसा पहाड़ बचा है जो जंगली जानवरों के लिए मुफीद हो। हालांकि पैंथर का कुनबा आबाद होने के बाद से वन विभाग खुश है और इसे नोहटा के जंगलों के लिए शुभ संकेत मान रहा है। लेकिन इतने पास पैंथर को देखकर यहाँ के गाँव वाले दहशत में है और वो लोग मांग कर रहे हैं कि पैंथर के इस परिवार को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। सर ये बगेरे का मूवमेंट लगभग पिछले 2-3 साल से है। ग्रामीणों को कई बार नर और मादा 2 बगेरे दिखे और उनके 2 बच्चे भी साथ में देखे गए।
वो धीरे धीरे बड़े हो के अब काफ़ी बड़े हो गए, 2 साल के हो गए और अभी पिछले कुछ दिनों से 1 महीने से मूवमेंट कंटिन्यू दिख रहा है। ऐसा है, यदि यहाँ पर कुनबा बस गया है तो यदि उसकी फैमिली हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो उसको ट्रैंकुलाइज करना उचित नहीं है। और जहाँ तक कि गांव वालों ने बताया कि वो जंगली जानवरों पे अटैक कर रहा है, केवल उनको कर रहा है, आवारा पशुओं को मार रहा है। और अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि गांव वालों पर किसी प्रकार का झपट्टा किया हो। और तो इस कंडीशन में ये एक को एडजस्टमेंट के रूप में रह सकता है। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में वेतन नहीं मिलने से संविदा कर्मियों ने हड़ताल कर दी। करीब 150 संविदा कर्मियों की हड़ताल की वजह से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। आपको बता दें कि अस्पताल के काउंटर कर्मी, नर्सिंग कर्मी, वार्ड बॉय समेत अलग अलग वार्ड में कार्यरत करीब 150 संविदा कर्मियों ने हड़ताल की घोषणा की थी। संविदा कर्मियों का कहना है कि पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से उनके घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया है और ऐसे में दिवाली का त्योहार उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि वेतन नहीं आने से उनके घर की दिवाली कैसे मनेगी। इसी वजह से उन्हें हड़ताल का फैसला करना पड़ा है। अजमेर के JLN अस्पताल में कोरोना मरीजों की सुविधा नहीं मिलने की शिकायत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों से बात करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वहां की समस्याओं को लेकर अस्पताल प्रशासन से बात भी की है। आम आदमी पार्टी की संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक ने JLN अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि वार्ड में चारों तरफ गंदगी फैली थी, साथ ही दूसरी सुविधाओं का भी अभाव है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से इन्हें तुरंत दुरुस्त करने की मांग भी की है। पाठक का कहना है कि जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है तब से आम आदमी पार्टी अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार लाने की मांग करती आ रही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन उनकी बातों को अनदेखा कर लापरवाही बरत रहा है, जिसका खामियाजा कोरोना मरीजों को उठाना पड़ रहा है। चूक जो हो रही थी, जैसे धोबी है, वो अगर वो लेकर के आ रहा है धुले हुए कपड़े, तो वो बिना PPE किट के अंदर आ रहा है, जर्म्स लेके आ रहा है नेचुरली, और वो ले भी रहा होगा, ये भी हो रहा है। नर्सिंग जो है, नर्सिंग वो बहुत काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सफाई तो मुझे नहीं दिखी थी वहाँ पर, उसमें कि फर्श वगैरह अगर अपन देखें, हर चीज़ का रखने की जगह भी नहीं थी, ये सब था। बहुत आप 100% ठीक नहीं बोल सकते। इन दिनों चित्तौड़गढ़ के कीरखेड़ा भोईखेड़ा इलाके में सड़क निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कीरखेड़ा भोईखेड़ा की सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले ये सड़क 4.5 मीटर चौड़ी थी, जो बेहद संकरी थी और इस वजह से यहाँ आए दिन जाम लगा रहता था। साथ ही बड़ी बड़ी गाड़ियों को यहाँ से आने में बड़ी मुश्किल होती थी। इसी के चलते इस सड़क की चौड़ीकरण की मांग यहाँ के व्यापारी और आम लोग सालों से कर रहे थे, जिसे पूरा करने के लिए कुछ दिन पहले इसके चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ, जिसके अब पूरा होने का वक्त आ गया है। इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 80 लाख का फंड दिया गया है। खास बात ये कि नगर परिषद के सभापति संदीप शर्मा खुद इस सड़क के निर्माण का ध्यान रख रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। शहर की सारी सड़कों का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण और मरम्मत का कार्य पूरा करना। तो इसी फेज में ये जो आज एक कीरखेड़ा वाली रोड है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया था, तो उन्होंने हमको रूडीप में 80 लाख रुपए की स्वीकृति सरकार ने जारी की थी। उसके तहत एक रोड तो हमने बूंदी रोड वाली सड़क का कार्य कराया था और एक सड़क ये थी। राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई फ्लैगशिप योजनाओं के तहत भरतपुर में नगर निगम की सेवाएं आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 11 सेवाओं की शुरुआत हो गई है। इन सेवाओं की शुरुआत तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने की। नगर निगम की ओर से शुरू की गई सेवाएं आपके द्वार में ऋण विक्रय, नल के अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूखंड एकीकरण, उप विभाजन, नाम हस्तांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण मंजूरी, जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र आदि सेवाएं शामिल है, जिन्हें प्रथम चरण में कृष्णा नगर, जवाहर नगर और राजेंद्र नगर में शुरू किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि 11 सेवाएं नागरिकों के द्वार तक शुरू होने से लोगों को अनावश्यक रूप से नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन कार्यों की कार्य सीमा निर्धारित होने से काम जल्दी होगा। मंत्री सुभाष गर्ग ने ये भी कहा कि सुजान गंगा के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के स्थायी समाधान के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। आज नगर निगम मेयर साहब और उनकी पूरी टीम ने लॉन्च किया है जो 11 सर्विसेज को लेकर के, जिसमें प्रमुख रूप से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु और विवाह। नगर निगम के कर्मचारी शेड्यूल के हिसाब से लोगों के घर जाएंगे, वहाँ फॉर्म भरवाएंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने रविवार को प्रदेश के 7.30 लाख सरकारी कर्मचारियोयों को दीपावली पर बोनस देने की घोषणा की है। इस घोषणा के मुताबिक कर्मचारियों को बोनस का 25% हिस्सा नकद दिया जाएगा, जबकि 75% राशि कर्मचारी के जीपीएफ में जमा करवाई जाएगी। इससे प्रदेश सरकार पर 500 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आने की संभावना है। इसके अलावा गहलोत सरकार ने और बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत कोविड की वजह से कर्मचारियों के वेतन से की जा रही कटौती को लेकर कहा है कि अब से ये कटौती स्वैच्छिक होगी। इसका मतलब ये है कि जो कर्मचारी अपनी मर्जी से कोरोना फंड में जितनी सैलरी देना चाहेंगे उतनी ही उनकी सैलरी कटेगी, और अगर किसी कर्मचारी को इस पर ऐतराज है तो वो इस फंड में सैलरी देने से इनकार भी कर सकता है। आपको बता दें कि कोविड के कारण वेतन से काटी जा रही थी राशि और कई कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे थे। इससे पहले मार्च में कोविड-19 का प्रकोप सामने आने पर अधिकारियों कर्मचारियों के 29 संगठनों ने सरकार को संक्रमण रोकने और पीड़ितों की सहायता के लिए वेतन से कटौती का अनुरोध किया था। जिन लोगों का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है वो लोग कोरोना काल से पहले बूंदी में घूम घूम कर चना जोर गरम यानी मसालेदार चना बेचा करते थे। खास बात ये कि ये लोग बूंदी के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं और यहीं रहकर मसालेदार चना बेचा करते थे। जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा तो इनका काम धंधा चौपट हो गया और ये लोग बड़ी मुश्किल से अपने घर लौट पाए। कुछ महीने अपने घर पर रहने के बाद जब इन्हें वहाँ कोई काम नहीं मिला तो इन लोगों ने फिर बूंदी आने का फैसला किया और कहा कि बूंदी में ही ये लोग मसालेदार चना बेचकर अपना घर चला सकते हैं। बूंदी आने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इनका फूल मालाओं से स्वागत किया और कहा कि महीनों से बूंदी के लोग इनके चना जोर गरम का इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर जल्द से जल्द चना जोर गरम बेचने की शुरुआत करनी चाहिए। प्रवासी मजदूर भी लॉकडाउन में बूंदी में फंस गए थे। इन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की सहायता से ये उत्तर प्रदेश पहुंचे थे और बड़ी संख्या में सैकड़ों मजदूर गए थे। उनमें से आज 2 मजदूर उस पलायन से वापस आए हैं रोजगार के लिए राजस्थान में बूंदी में। हमने इनको कांग्रेस प्रवासी सहायता कंट्रोल रूम की ओर से पूरा भरोसा दिलाया है कि आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। भरतपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंड बढ़ने के साथ साथ शहर में सुबह के समय कोहरा भी छाने लगा है और इस दौरान चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आती है। अचानक बढ़ी इस ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली से पहले ही ठंड की शुरुआत होने से लोगों को गर्म कपड़े पहनने को मजबूर होना पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में कोहरे का असर और बढ़ेगा। खास बात ये कि सुबह में ठंड के बावजूद दोपहर में यहाँ गर्मी पड़ रही है। मौसम में इस कूलिंग और हीटिंग की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। साथ ही उतार चढ़ाव भरे माहौल में फेफड़े, गले, श्वास से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ रही है। बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं दूसरे प्रदेश के खबरों की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब है या खतरनाक स्तर पर है वहां भी पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पूरे प्रदेश में पटाखे के इस्तेमाल के संबंध में आदेश जारी किया है। एनजीटी ने कहा है कि उन इलाकों में 9 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा जहां AQI खराब, बहुत खराब और गंभीर है, लेकिन जहां एयर क्वालिटी सही या मॉडरेट है वहां पटाखों को चलाया जा सकता है। एनजीटी ने कहा कि 9 से 30 नवंबर की मध्य रात्रि से एनसीआर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 30 नवंबर के बाद प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। ऐसे सभी शहरों में पटाखों पर बैन रहेगा जहां पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में इस नवंबर में औसत AQI खराब या खतरनाक स्तर पर होगा। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि जिन शहरों में पिछले साल नवंबर की तुलना में इस नवंबर में AQI का स्तर मॉडरेट या ठीक स्तर पर है वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे। पटाखों का उपयोग दीपावली के दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए होगा। इसके अलावा किसी और दिन पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। रविवार की देर रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 7,745 नए केस सामने आए हैं, जो एक दिन का रिकॉर्ड है।
इससे पहले एक दिन में इतने ज्यादा केस कभी नहीं आए थे। साथ ही दिल्ली में एक्टिव केस और संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट भी लोगों में भय पैदा कर रहा है। दिल्ली में संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट 15% के आंकड़े को पार कर गई है। साथ ही यहाँ एक्टिव मामलों की संख्या भी करीब 42,000 तक पहुँच चुकी है और ये अब तक सबसे ज्यादा है। दिल्ली में 24 घंटे में 50,754 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 7,745 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी के साथ संक्रमण की दर बढ़कर 15.26% हो गई है। हालांकि दिल्ली में रिकवरी रेट 88.86% हो गया है, तो एक्टिव मरीजों की संख्या 9.54% तक पहुंच चुकी है, जबकि डेथ रेट 1.59% है। दिल्ली में कोरोना संकट पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, राजधानी में कोविड-19 का तीसरे दौर चरम पर है और मामलों की संख्या देखकर लगता है कि ये अब तक का सबसे बुरा चरण है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन होटल और बारात घरों की सेवाएं लेने की अभी कोई योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश के बागपत में दो लड़कियों के बीच सड़क पर पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां एक साथ रहना चाहती थी, लेकिन उनमें से एक के घर वालों ने इसका विरोध किया और वो इस कदर गुस्से में आ गए कि उन्होंने दूसरी लड़की पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इस हंगामे को देखने के लिए आसपास के कई लोग भी जमा हो गए। उन्होंने भी इस लड़की को बुरी तरह से पीटा। इस दौरान कई लोग उस लड़की को और मारने के लिए उकसाते रहे। इससे पहले कुछ लोग दोनों लड़कियों को एक दूसरे से अलग करते दिखाई दिए, लेकिन वो दोनों हटने के लिए तैयार नहीं थी। इस दौरान उनके बीच काफी देर तक धक्का मुक्की भी होती रही। बाद में किसी तरह उन दोनों को अलग किया गया, लेकिन इसके बावजूद हंगामा खत्म नहीं हुआ। इस बीच पुलिस भी वहाँ पहुँच गई, जिसके बाद बुरी तरह पिटाई खाने वाली उस लड़की ने पुलिस वालों को घटना की जानकारी दी। बाद में पुलिस मारपीट करने वाले एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जाती हुई दिखाई दी। दरअसल छपरौली की रहने वाली प्रियंका और फुगाना की रहने वाली कोमल पिछले काफी दिनों से एक साथ रह रही थीं, जिसका परिजन विरोध कर रहे थे और जब प्रियंका को उसके घर वाले लेने पहुंचे तो दोनों दोस्तों ने उसका विरोध किया। इसी के बाद यह हंगामा शुरू हो गया। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मच गई। एटा तूफान की वजह से हुई भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की ये घटना हुई, जिसकी वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसकने से इसके नीचे दबने से कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इस लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर इतना मलबा फैल गया है कि उसे हटाने के लिए मशीन की मदद लेनी पड़ी। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ के नीचे बसा रिहायशी इलाका तो पूरी तरह पानी में डूब गया। इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। जल्द ही राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इसके अलावा घायलों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। खास बात यह कि ग्वाटेमाला से आई तस्वीरों में राहत और बचाव की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान भिजवाती भी नजर आईं। ताइवान जिस कदर भारत के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, वो चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इस बीच ताइवान ने अपने यहाँ दिवाली मनाने की बात कहकर भी शी जिनपिंग के होश उड़ा दिए हैं। खास बात यह कि ताइवान दिवाली के आयोजन की तैयारियों में जुट गया है और इस बार वहां की राजधानी ताइपे में मेगा दिवाली समारोह मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। ताइवान में ताइपे इंडिया म्यूजिक एंड कल्चर के साथ मिलकर भारतीयों ने दिवाली मनाने की तैयारियां कर ली हैं। इसके साथ ही यहाँ के वजीर खारजा भी इस आयोजन में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि भारत का ताइवान के नजदीक दिखना चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ऐसे में ताइवान का दिवाली मनाने की बात करना चीन के लिए पहाड़ टूटने जैसा है। भारत के सबसे बड़े और लोकप्रिय त्योहार दिवाली को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि इस बार वो दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। बोरिस जॉनसन ने दिवाली पर दिए अपने बधाई संदेश में जिस तरह से भगवान राम का जिक्र किया है वो काफी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान राम ने रावण को मारा था और वो अपनी पत्नी देवी सीता को वापस लेकर अपने भाई के साथ अयोध्या लौट आए थे और फिर दिवाली मनाई गई थी, ठीक उसी तरह हम भी कोरोना को खत्म करके इस बार दिवाली मनाएंगे। ये अपने आप में काफी अनोखी बात है कि बोरिस जॉनसन दिवाली और भगवान राम का जिक्र इतने सार्थक रूप में करते हुए इसे सेलिब्रेट करने की बात कह रहे हैं। अपने बयान के दौरान उन्होंने भारतीयों के प्रति अपना सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि जो भारतीय समुदाय के लोग इस कोरोना काल में वर्चुअल तरीके से दिवाली मना रहे हैं वो तारीफ के हकदार हैं। इसके साथ ही भगवान राम से प्रेरणा लेने की उनकी बात काफी हद तक भारत के प्रति ब्रिटेन के झुकाव का संदेश भी देती है। लंदन से सड़क हादसे का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है।
वहां एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने कई दूसरी लग्जरी कारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में कई गाड़ियों के तो परखच्चे उड़ गए। सामने आए वीडियो में एक तेज रफ्तार ऑडी सड़क के किनारे खड़ी कई दूसरी गाड़ियों से टकराती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ऑडी चला रहा एक लड़का एक दूसरी कार के साथ रेस लगा रहा था, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से उसकी कार बेकाबू हो गई और वो सड़क के किनारे खड़ी दूसरी लग्जरी गाड़ियों से जा टकराई। जिन गाड़ियों को ऑडी कार ने टक्कर मारी उनमें मैक्लेरेन, पोर्श और बेंटले जैसी महंगी गाड़ियां भी शामिल थीं। खास बात यह कि टक्कर मारने के बाद ऑडी हवा में कई फीट उछलते हुए दूर जा गिरी। गनीमत यही रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सैंपल कम वक्त में लैब तक पहुंचाए जा सकें। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। छोटे विमानों की तरह दिखने वाले इस ड्रोन में 4 पंखे लगे हैं जो इसे रफ्तार के साथ दिशा भी देते हैं। बैटरी से चलने वाला ये ड्रोन एक बार में करीब 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। यही नहीं, इसमें एक बार में 80 मरीजों के सैंपल लाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के चैम्सफोर्ड में इस ड्रोन के इस्तेमाल का वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें ये सैंपल लेकर उड़ान भरता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जिस सैंपल को सड़क के रास्ते लैब तक लाने में कई घंटे लग जाते थे उसे ये ड्रोन कुछ मिनटों में ही ले आता है, जिससे मरीज की रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला वक्त भी कम हो जाता है। चीन के यिंचुआन शहर में बिना ड्राइवर वाली एक टैक्सी का ट्रायल किया गया। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब वहां पर इस तरह की टैक्सी का ट्रायल किया गया हो। इससे पहले भी चीन में ऐसी कई टैक्सियों का टेस्ट रन किया जा चुका है, लेकिन इस बार ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें बिना टेक्नीशियन के लोगों को बैठाकर सफर करवाया गया। बिना ड्राइवर वाली ये टैक्सी यिंचुआन की सड़कों पर दूसरी गाड़ियों की तरह ही सरपट दौड़ती नजर आई। सफर के दौरान वो आसपास कहीं टकराए बिना सड़क पर ऐसे ही दौड़ी जैसे उसे कोई ड्राइवर ही चला रहा हो। कहाँ रुकना है, कहाँ रफ्तार पकड़नी है, ये टैक्सी सब कुछ अपने अंदर लगे सेंसर और कैमरों की मदद से उसे भांपते हुए उसी के मुताबिक काम करती नजर आई। खास बात ये कि चीन लंबे वक्त से बिना ड्राइवर वाली टैक्सियों को सड़क पर उतारने की तैयारी में जुटा है। फिलहाल ऐसी टैक्सियों को सिर्फ कुछ ही शहरों में ट्रायल के लिए उतारा गया है। अगर टेस्ट रन सफल होता है तो बाकी शहरों में भी इस तरह की टैक्सियों को उतारने की योजना है। तो चलिए बढ़ते आगे। फरिश्ते उड़ते ही नहीं, दौड़